हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। अभी तक आपने देखा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में हमने जिक्र किया था। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होने के बाद उनका जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी नेचर होता है। नाउ अब हम बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, क्या इसेंशियल क्राइटेरिया है किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। क्या सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? नहीं, सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। बट यहां पर सबसे इसेंशियल क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास कंपाउंड में जो कार्बन एटम है वो कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। एक एटलीस्ट कंपाउंड शुड कंटेन कायरल सेंटर टू बी एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। टू बी एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड it should necessary that it must have a chiral center। और कायरल, इसी को हम कह सकते हैं कायरल सेंटर या कायरल कार्बन एटम का होना उस कंपाउंड में आवश्यक है। और ये कायरल नेचर या क्रियलिटी या कायरल सेंटर होता क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड के साथ साथ में इसके जो प्रॉपर्टी है वो हैंडेडनेस से जुड़ी है। इट इज ए ग्रीक वर्ड विच हैव handedness like the object and mirror image like left and right hand। जैसे हमारे दो हैंड, एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा जो कायरल मतलब होता है वो हैंडेड नेट से होता है। जो आपका ऑब्जेक्ट है और उसकी मिरर इमेज होगी वो एक जैसी होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास में अब जो कायरल सेंटर होगा उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से: द ऑब्जेक्ट्स and mirror image are not superimposable to each other are chiral and this property is said to be chirality। इसको हम इस प्रकार से लिख भी सकते हैं: the objects or molecules which are not superimposable to each other are chiral and this property is said to be chirality। और इस प्रॉपर्टी को हम क्रियलिटी के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से हमारी ये एक हैंड दूसरे हैंड है, इस हैंड को इस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं, बट इसको हम कभी इस प्रकार से एडजस्ट करके सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। अगर ये हमारे पास सुपर इम्पोजिबल नहीं है मिरर इमेज, दैट दीज आर कायरल, दीज सोज किरेलिटी। और अगर ये यहाँ पर जैसे ये एक के ऊपर एक फिट हो जाता है तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा। यहाँ पर हमारी दोनों मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इसी की करेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं कायरल और दिस इज कॉल्ड एज किरेलिटी। और आप एक दूसरी भाषा में भी बात कर सकते हैं कि ऐसा कार्बन एटम, ऐसा एक सेंटर आपके कंपाउंड में जिसके पास में जो 4 बॉन्ड बने हैं वो सारे के सारे डिफरेंट एटम्स और ग्रुप के साथ बने हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें एक ये इस कार्बन एटम के आप जानते हैं 4 बॉन्ड बनते हैं। 4 बॉन्ड एक ए के साथ बना है, एक बी के साथ बना, एक डी के साथ बना, एक ई के साथ बना। तो ये जो कार्बन एटम होगा वो कायरल कार्बन एटम कहलाएगा।
ये सेंटर हमारा कायरल सेंटर कहलाएगा। कायरल कार्बन एटम इसको कहेंगे, या हम इसको कायरल सेंटर के नाम से भी कह सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दो ग्रुप अगर कॉमन हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए है और सपोज ये भी ए है, बी डी, तो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये अब कायरल सेंटर नहीं हो सकता, ये कायरल कार्बन एटम नहीं हो सकता। तो हमारे पास अगर हम जनरल भाषा में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कार्बन एटम कायरल तभी हो सकता है जब यहाँ पर इसके चार बॉन्ड चार डिफरेंट टाइप के एटम या ग्रुप के साथ बन रहे हैं। अगर कोई भी दो बॉन्ड सिमिलर एटम के साथ या ग्रुप के साथ है तो ये कार्बन एटम कायरल नहीं हो सकता। नाउ इसके साथ में हम एक स्टीरियोजेनिक सेंटर की भी बात करते हैं। ये कायरल सेंटर या कायरलिटी और स्टीरियोजेनिक सेंटर हमें क्या डिफरेंस है? एज यूजुअली हम देखें, जनरल रूप से बात करें तो एक ही बात होती है, बट हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम यहाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर को एक जनरल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में स्टीरियोजेनिक सेंटर के नाम से उसको जानते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है HOH और COOH, ये हमारे पास कंपाउंड है। अगर हम यहाँ पर जिस प्रकार से ये अभी हम डिस्कस किए हैं कि ये कार्बन एटम कैसा है, ये कायरल कार्बन है और इसको हम कायरल सेंटर भी कहते हैं। ये कायरल सेंटर हो गया। जब हम किन्हीं दो ग्रुप को आपस में चेंज कर देते हैं, सपोज हम यहाँ पर इन दोनों ग्रुप को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा आएगा, ये हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ हमारा CH3 ग्रुप आ जाएगा, ये OH और ये COOH। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास एक नया कंपाउंड जनरेट हो गया है। अगर हमारा ये कंपाउंड जनरेट हो गया है तो ग्रुप एक्सचेंज करने पर, या हम इस प्रकार से इनको फिर ग्रुप को चेंज कर दें, यहाँ एक मिरर अगर लगा देते हैं और इन दोनों ग्रुप को अगर चेंज कर देते हैं तो हमारे पास एक ये कंपाउंड प्राप्त होगा। यहाँ पर CH3 ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं दोनों मिरर इमेज हैं, ये दोनों मिरर इमेज होंगे और ये दोनों मिरर इमेज होंगे तो इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। जो हमारे दोनों मिरर इमेज होंगे वो इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। जिस प्रकार से हमारे दो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कंपाउंड की हमने बात की थी, अगर इनमें से एक लीवो रोटेटरी है तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी होगा। इस प्रकार से जो दो पेयर होते हैं, जो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी, दो मिरर इमेज वाले कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होते हैं, वो इनेंशियोमर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं कि कोई से दो ग्रुप एक्सचेंज करने पर एक नया स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट हो रहा है। इस प्रकार से अगर हमारा किसी एक सेंटर पर कोई दो ग्रुप, जो हमारे कायरल सेंटर पर चार ग्रुप लगे हुए हैं, चार एटम लगे हुए हैं, किन्हीं दो ग्रुप या एटम्स को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो इंटरचेंज करने पर अगर एक नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो रहा है, अगर एक नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट होता है, देन दैट विल बी द स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो वो सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है, ये सब कार्बन है, ये सब स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे, ये हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे। इस स्टीरियोजेनिक सेंटर को हम इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर में बी डिफाइंड as that an atom on which the interchange of any two atoms or groups generates a new stereoisomer is called as stereogenic center। आप लिख भी सकते हैं इस प्रकार से, द स्टीरियो सेंटर और stereogenic center may be defined as that atom on which the
interchange of any two atoms or groups प्रोड्यूस कह सकते हैं या जनरेशन कह सकते हैं, जनरेट्स ए न्यू स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोजेनिक सेंटर वो सेंटर है, उस एटम को हम कहते हैं जिस पर उपस्थित 4 ग्रुप में से किन्हीं 2 ग्रुप को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो एक नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर। एंड कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव केवल और केवल तभी हो सकता है जब उसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल सेंटर हो। A compound may be only and only if optically active when it should have at least one stereo center. A compound may be optically active only and only when it have at least one stereo center. कोई भी कंपाउंड केवल तभी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है जब उसमें कम से कम एक स्टीरियो सेंटर हो, और अगर वो स्टीरियो सेंटर नहीं रहे, उसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन है, द कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट वन कायरल और स्टीरियोजेनिक सेंटर। जब हमारे पास कायरल सेंटर होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वेदर इट विल बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, दैट इज अनदर थिंग। वो पहले ऑप्टिकली एक्टिव होगा, फिर उसके बाद वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो या लीवोरोटेटरी, वो दूसरी बात है। पहले हम यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है उसकी बात कर रहे हैं। नाउ अब आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखिए। थैंक यू।